नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र का ये जो पुस्तक है, जो कि 8 खंडों में ये चतुर्थ खंड है और इस पुस्तक का दोस्तों हम लोग पूर्वावलोकन कर रहे हैं, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित है। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक लगभग हर किसी के जेहन में रहता है और ये पुस्तक के बारे में लगभग हर कोई जानकारी रखता है। तो हम लोग बिना विलंब किए हुए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इस पुस्तक का हम लोग अध्यायवार विभाजित करके इसका अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हम लोग इसके 15 अध्याय को हम लोगों ने ख़त्म कर चुका है। इसके बाद दोस्तों हम लोग 16वें अध्याय को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके अनुक्रमणिका को, इसके विषय सूची को। दोस्तों, ये पुस्तक जो है वो 2022 एडिशन का है और ये 8 पुस्तक के वॉल्यूम में ये चतुर्थ वॉल्यूम है। दोस्तों, ये अनुक्रमणिका जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित है, उसके बारे में देखें दोस्तों, हम लोग अभी तक इसमें कुल मिलाकर के 15 चैप्टर को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आयोग के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि 16वां अध्याय होगा। तो बिना विलंब किए हुए चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो इस तरीके से देखते हैं 16वें चैप्टर को, जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। दोस्तों, राष्ट्रपति से सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके नोट्स को। नोट्स कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रथम नागरिक होता है और अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 53 को, जो कि कह रहा है, अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, जो कि कह रहा है, इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचक एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो वो एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है और इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत। दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों कह रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव के मामले होते हैं और उससे जो विवादित और भी जांच के मामले होते हैं, उसकी जांच और फैसला जो है वो उच्चतम न्यायालय में होता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में होता है, तथा उसका फैसला जो है वो अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इस तरीके से भारत के राष्ट्रपति को यदि देखें दोस्तों, अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में देखें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत के कौन कौन राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं और वे किस अवधि से लेकर के किस अवधि तक अपना पद धारण किए हुए थे या पद पे बने हुए थे। उसके बाद में कार्यकाल के अनुसार उनके क्रम को देखेंगे और उनके व्यक्ति के अनुसार उनके क्रम को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भारत के जो पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे उनके बारे में, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो इस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका पद धारण करने की अवधि रही थी वो रही थी 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 ईस्वी तक, और इस तरीके से वे पहले, दूसरे और तीसरे क्रम के राष्ट्रपति के रूप में हुए थे। वहीं व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो वे उनका व्यक्तिगत तौर पे पहले राष्ट्रपति के
क्रम पे रहे थे। इसके बाद में जो अगले राष्ट्रपति हुए थे वे हुए थे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल रहा था 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक। और इस प्रकार से कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम रहा था चौथे राष्ट्रपति के रूप में, जबकि व्यक्तिगत तौर पे देखें तो वे दूसरे राष्ट्रपति हुआ करते थे। दोस्तों अगले राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल था 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 ईस्वी तक। और इस तरीके से कार्यकाल के अनुसार वे 5वें क्रम के राष्ट्रपति थे, जबकि व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो वो तीसरे राष्ट्रपति हुआ करते थे। उसके बाद में बराहगिरी वेंकटगिरी, उसके बाद में न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि ये दोनों थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हुआ करते थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले राष्ट्रपति को देखते हैं बराहगिरी वेंकटगिरी, जिनका कार्यकाल हुआ करता था 24 अगस्त 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1974 ईस्वी तक। और इस प्रकार से कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम हुआ करता था 6, अर्थात वे छठे क्रम के राष्ट्रपति थे, जबकि व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो वे चौथे क्रम के राष्ट्रपति हुआ करते थे। नेक्स्ट देखें दोस्तों तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से लेकर के 11 फरवरी 1977 ईस्वी तक। और कार्यकाल के अनुसार उनका जो क्रम था वो 7वां क्रम था, जबकि व्यक्ति अनुसार बात करें तो वे 5वें क्रम के राष्ट्रपति हुआ करते थे। अगला देखते हैं दोस्तों बी.डी. जति, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हुआ करते थे। इनका कार्यकाल जो था वो 11 फरवरी 1977 ईस्वी से लेकर के 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी हुआ करते थे भारत के राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 ईस्वी तक। और वो इस तरीके से कार्यकाल के अनुसार 8वें राष्ट्रपति थे भारत के, जबकि व्यक्तिगत अनुसार देखें तो वे छठे क्रम के राष्ट्रपति थे। इसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति बने तो इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1982 से लेकर के 25 जुलाई 1987 ईस्वी तक। और इस प्रकार से वे कार्यकाल के अनुसार 9वें राष्ट्रपति रहे थे भारत के, जबकि व्यक्तिगत तौर पे देखें तो वे 7वें क्रम के राष्ट्रपति हुआ करते थे। अगले बात करें दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में तो वे हैं आर वेंकटरमन। दोस्तों आर वेंकटरमन का कार्यकाल जो है वो 25 जुलाई 1987 से लेकर के 25 जुलाई 1982 ईस्वी तक रहा था। और वे इस तरीके से 10वें क्रम के राष्ट्रपति हुआ करते थे कार्यकाल के अनुसार, जबकि व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो वे 8वें क्रम के राष्ट्रपति थे। इसके बाद में दोस्तों डॉक्टर संजय दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक ये 11वें और 9वें क्रम के थे। इस तरीके से ये सभी राष्ट्रपतियों का क्रम रहा है। और वर्तमान में जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वे 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और नोट्स के बारे में। इस तरीके से राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा कराना होता है। और उम्मीदवार कुल डाले गए मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में अगर असमर्थ रहते हैं तो उन्हें जमानत की राशि जो है वो जब्त कर ली जाती है। दोस्तों अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि अर्थात पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर के 5 वर्षों तक की होती है और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56A के क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दे देता है और ये बात कही गई है अनुच्छेद 56(2) में। उसके बाद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनसंख्या के द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। उसके बाद में 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं बात करें दोस्तों अनुच्छेद 59 क के तहत तो अनुच्छेद 59A के तहत यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का
उच्चतम न्यायालय का उपबंध ज्येष्ठतम न्यायाधीश दिलवाता है। दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख रुपये प्रति महीना है और राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, अर्थात राष्ट्रपति पे जब महाभियोग लगाया जाता है तो ये प्रक्रिया का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 61(2) के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्ताव किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन के कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 महीना बीतने से पहले ही किया जाएगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि इन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं रहता है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य को संपादित करेगा। अनुच्छेद 77 की बात करें तो अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित है। अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 87(a) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक जो कि धन विधेयक के अलावा कोई भी विधेयक हो उसको पुनर्विचार हेतु संसद को लौटा भी सकेगा। दोस्तों यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधित सहित या उसे बिना फिर से पारित किए यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधित सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। वस्तुतः धन विधेयक संसद के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पारित कर देता है तो वो कानून बन जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति भी प्रदान की गई है। वहीं बात करें अनुच्छेद 143 की तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में परामर्श का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 53(2) के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जिसमें कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना का प्रधान सेनापति भी राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ये रहा दोस्तों नोट्स जो कि राष्ट्रपति के संबंधित रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब प्रश्न कोश को, अर्थात राष्ट्रपति टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आयोग के द्वारा अब उसका हम लोग अवलोकन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। दोस्तों भारतीय गणतंत्र का प्रमुख जो है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसके पहले डिस्क्रिप्शन को देखते हैं जो कि कह रहा है भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष
निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करिए। दोस्तों पहले है कथन ए और उसके बाद है कारण आर। सबसे पहले कथन ए को देखते हैं, जो कह रहा है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, और इसका कारण कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। दोस्तों ये कथन और कारण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शंस को, और उस ऑप्शन से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये जो है सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों ये कह रहा था कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है, और कारण आर कह रहा था कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता जुलता है। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है। अतः ये दोनों जो है वो भिन्न है, और भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। इस प्रकार से ये दोनों भी भिन्न है। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये सही है परंतु आर गलत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए कह रहा है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, और कारण आर कह रहा है राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, और उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका चयन करना है। सबसे पहले इसके पूरे ऑप्शन को देखते हैं। दोस्तों इसके ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये जो है वो सही है और आर जो है वो गलत है। दोस्तों ए में कह रहा था कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, जो कि कथन बिल्कुल सही है, और जो इसका कारण आर बता रहा था वो कह रहा था राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार से वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अतः कथन ये जो है वो सही है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74 ए के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस कारण जो कारण आर है वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और ये बात कही गई है अनुच्छेद 52 में। दोस्तों इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, और वह उसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही करेगा। ये बात बताया गया है अनुच्छेद 53 ए में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष अर्थात एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। दोस्तों भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अनुच्छेद 53 के तहत। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं, इसके व्याख्या को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि 7 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, और कथन ए कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, और कारण आर जो है वो कह रहा है कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने के से संबंधित है। दोस्तों कथन ए और कारण आर जो है उसकी व्याख्या करने के बाद हम लोग ये पाते हैं कि दोस्तों
ए और आर जो है वो दोनों सत्य है, अर्थात संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, ये कथन बिल्कुल सही है। और आर जो है वो कह रहा है कार्यपालिका शक्ति या सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से दोस्तों देखें तो आर जो है वो सही स्पष्टीकरण ए का नहीं कर रहा है। तो इसके ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन जो है वो कह रहा है दोस्तों कि ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है प्रश्नगत कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, अतः अभीष्ट उत्तर जो है वो विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन एक देखें जो कि कह रहा है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है, और कारण आर जो है वो कारण आर कह रहा है प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, और नीचे दिए गए कूट के अनुसार ही सही विकल्प को चूज करना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है कथन ये जो है वो सही है, अर्थात रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में ही निहित होता है। जबकि आर की बात करें तो कारण आर जो है वो प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, ये कथन जो है वो गलत है। इस तरीके से इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन तो सही है परंतु कारण आर जो है वो गलत है, अतः अभीष्ट उत्तर जो है वो विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? दोस्तों यह लागू होती है भारत के राष्ट्रपति पर, अर्थात भारत के राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालित प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार प्रश्नगत युक्ति राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती है। अगला प्रश्न देखें 12 नंबर, जो कि कह रहा है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद प्रणाली के द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कथन ए कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, और कारण आर बता रहा है एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर के बनता है। दोस्तों इस तरीके से 13 नंबर प्रश्न का कथन और ए और कारण आर जो है उसको देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो है वो बिल्कुल सही है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के से चुना जाता है, ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। और बात करें कारण आर के बारे में तो कारण आर कह रहा है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, ये कारण भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से दोस्तों कथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन दोस्तों ये जो है वो सही स्पष्टीकरण करता है आर का, ये का सही स्पष्टीकरण जो है वो आर है। इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें
ऊपर के प्रश्नों में हम लोग देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है और अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा भी किया जाता है। इस तरीके से बी और सी दोनों आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वें नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों की बात करें तो वे होते हैं दोस्तों संसद के दोनों सदनों से के निर्वाचित सदस्य और उसके बाद में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और इसके साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अर्थात ऑप्शन ए, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 ये तीनों जो है वो बिल्कुल सही है। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग ऊपर देख चुके हैं। फिलहाल इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 3 और 4 जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। इसका डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देखे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और इसके साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंतस्थगित है। दोस्तों, राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। नोट कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 16वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के 17वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे है दोस्तों दिल्ली और पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली और पुडुचेरी। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। और 17 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों, इस प्रकार से यदि 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखें तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ऊपर के प्रश्न में हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को देख चुके हैं और उसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य उसमें शामिल होते हैं और इसके साथ साथ में दोस्तों जो राज्य के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वे सम्मिलित होते हैं और इसके साथ साथ में जो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वे सम्मिलित होते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो स्टार मार्किंग कर दिया गया है, क्योंकि इसमें वो सही ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के चुने हुए सदस्य और उसके बाद में राज्यसभा के चुने हुए सदस्य। इसके साथ साथ दोस्तों राज्य विधानसभा के भी चुने हुए सदस्य। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही है। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वे चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, इसके लिए हम लोग ऊपर के प्रश्न को देख चुके हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें स्टार मार्किंग की गई है, अर्थात उपयुक्त ऑप्शंस नहीं है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है।
तो इस तरीके से ये बताना है दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शनों में से कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है तथा वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। दोस्तों, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अन्य सभी विकल्प सही हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में AIR 1974 SC 1682 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर न तो स्थगित किया जा सकता है और न ही अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली अधूरी थी। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। दोस्तों, इसके लिए स्टार मार्किंग किया गया है। फिलहाल हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1992 1947 में यथा संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों दोस्तों निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है तथा साथ ही साथ कम से कम 50 निर्वाचक जो कि निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों के द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या 10 हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, इसके लिए देखें तो जो दूसरा कथन दिया हुआ है, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य बराबर होता है सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों के कुल मत का मान बटा निर्वाचित सांसद सदस्यों की कुल मतों की संख्या की। इस तरीके से इसका राइट आंसर देखें तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल दो ऑप्शन जो दो कथन है वो केवल सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका या सूत्र जो है वो अनुच्छेद 55 में वर्णित है, जिसके अनुसार केवल विकल्प बी सही है। दोस्तों, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की मत का मूल्य जो है वो राज्य की जनसंख्या बटा राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 100 के बराबर है। दोस्तों, उपयुक्त सूत्र में यदि शेष 500 से अधिक है तो मतों के मूल्य में 1 जोड़ दिया जाएगा, जबकि इससे कम होने पर उसे गिना नहीं जाएगा। दोस्तों, साथ ही यहाँ जनसंख्या का तात्पर्य अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना की सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना में अभी निश्चित संख्या से है। दोस्तों, संसद के निर्वाचित सदस्य की मत का मूल्य यदि देखें तो वो होता है सभी निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों के कुल मतों का कुल मान और निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या के अनुपात। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जो कि कह रहा है 12वें राष्ट्रपति चुनाव में तथा वर्ष 1917 में संपन्न 15वें राष्ट्रपति चुनाव में भी 4896 मतदान थे। इस तरीके से कथन 3 जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 26 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में जो कथन है उसको देखें। पहला कथन कह रहा है प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य के अलग अलग होता है। दोस्तों, प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य जो है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। इस तरीके से ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है, अर्थात ये 1 नंबर कथन जो है वो बिल्कुल सही है। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को और इसके और भी ऑप्शंस को।
तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल एक कथन जो है वो सही है। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य निम्नलिखित सूत्र से निकाला जाता है। दोस्तों ये सूत्र है राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुने 1000, अर्थात प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक एमएलए, जिसको कि विधानसभा सदस्य भी कहा जाता है, वो प्रत्येक एमएलए का मत मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। इस प्रकार कथन एक जो है वो बिल्कुल सही है। वहीं बात करें दोस्तों, संसद के एक सदस्य के मत मूल्य निकालने हेतु निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है, अर्थात संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है। वो है दोस्तों सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग बटा संसद के दोनों सदनों, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सम्मिलित होते हैं, उसके निर्वाचित सदस्यों की संख्या के अनुपात। इस तरीके से दोस्तों स्पष्ट है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य समान होता है। यदि एक सदस्य के मत मूल्य की गणना की जाए तो दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य एक समान होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। इस तरीके से 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित संख्या से है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1971 की जनगणना के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे अब वर्ष 2026 के पश्चात ही पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 55 से स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। दोस्तों राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए बात करें तो वो पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 58A में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, भारतीय राष्ट्रपति की विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। दोस्तों उसे भारत का जन्मा हुआ नागरिक होना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरा कथन है, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। उसके बाद में उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। और इसमें से बताना है दोस्तों कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों सही कथन की बात करें तो इनमें से जो कथन 2 है वो सही ऑप्शन है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल कथन 2 जो है वो सही है, अर्थात उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58A में
या 58(1) के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, उसके बाद में 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, और तीसरी अर्हता है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक है, न कि भारत का जन्मा नागरिक हो। दोस्तों इसी प्रकार उसे संसद अर्थात राज्यसभा एवं लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में निकटतम विकल्प सी है, अतः वो अभीष्ट उत्तर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 32 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। दोस्तों उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के पास सौंपा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। कह रहा है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। इसके बाद में देखते हैं अगले प्रश्न को। 34 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण करने के दिन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक वो पद पर बना रह सकता है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं उपराष्ट्रपति को, अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र संबोधित करके देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 56(1) का उपखंड क के अनुसार ही भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है अनुच्छेद 56(2) के तहत। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र सौंपता है भारत के उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, संसद द्वारा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 56 के खंड 1 और इसके उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व ही
पद से हटाया जा सकता है? दोस्तों महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग पहले देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के पास राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। देखते हैं 44 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 45 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिन पूर्व की सूचना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाएगा। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 46 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों की विधानसभाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। दोस्तों इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं जबकि अनुच्छेद 54 ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग हैं। ध्यातव्य है कि राज्यों की विधानसभा परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है। इस तरीके से 47 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए दोस्तों कम से कम 6 महीनों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 62(a) के अनुसार राष्ट्रपति के पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न
किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए। दोस्तों, रिक्ति होने की तिथि से 6 महीने के भीतर ही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग ऊपर देख चुके हैं। देखते हैं 50 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है। दोस्तों, वो है 6 माह की समय सीमा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग ऊपर देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 51 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो है वो 6 महीनों के लिए राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन और इसके ऑप्शंस को। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 6 महीने। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति तिथि से 6 महीने के बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65(1) के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 महीने तक राष्ट्रपति बना रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो उपराष्ट्रपति संभालेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर भी उसके न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हैं वो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा, या राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 53 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि कह रहा है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। दोस्तों, वो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस तरीके से 55 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण कर लेगा। वो अधिकारी होता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 56 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कथन कह रहा है दोस्तों अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और इसका कारण बता रहा है राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। दोस्तों, इन दोनों का कथन और कारण को देखें तो दोस्तों इसमें जो है वो इसके लिए स्टार मार्किंग की गई है। फिलहाल देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, अर्थात वो ऑप्शन है ही नहीं इसमें, लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उसके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक या दंडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता दोस्तों, परंतु अनुच्छेद 361(4) के प्रावधान के तहत उसके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उसके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाली या अनुशोध का दावा करने वाला दीवानी मुकदमा तत्संबंधित विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने की 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। अतः प्रश्नगत कथन जो है वो सही नहीं है।
साथ ही राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता, इसलिए इसका कारण भी गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परतुक जोड़ा गया जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 58 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? दोस्तों, राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 85(2) और ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ये सब शामिल होते हैं। दोस्तों, हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता तथा इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर ही लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। इसके देखते हैं डिस्क्रिप्शन को, ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 62 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? दोस्तों, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति बुला सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को भी हम लोगों ने ऊपर देखा है। अब देखते हैं 63 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सी अभियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का आशय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है राष्ट्रपति का आशय अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है तथा राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना यदि वे बैठक में हो तो संदेश के द्वारा, या यदि वे बैठक में न हो तो लोक अधिसूचना के द्वारा देगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 64 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, पहला कथन है वह संसद का एक संघटक भाग है, जो कि बिल्कुल सही है। और अगला कथन है बी नंबर, जो कि कह रहा है वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन और भी ऑप्शंस को।
जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संघटक भाग है। अनुच्छेद 86(1) के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तथा वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। पहला कथन ये है जो कि कह रहा है राष्ट्रपति संसद का भाग है। दोस्तों पहला कथन कह रहा है राष्ट्रपति संसद का भाग है और कारण आर बता रहा है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। दोस्तों इसके आंसर की बात करें तो ए और आर जो है वो दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को पहले देखें जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत के संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों जिसमें कि राज्यसभा एवं लोकसभा सम्मिलित हैं उनसे मिलकर बनेगी। अर्थात भारत का जो संसद है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही बनता है। साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होता है और उस पर जब राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर करते हैं, अपना मोहर लगाते हैं, तभी वो विधेयक जो है वो कानून बन जाता है। अगर राष्ट्रपति उन्हें पारित न करे, उस पर सिग्नेचर न करे, तो वो विधेयक जो है वो कानून नहीं बन पाता है। और इस प्रकार कथन और कारण दोनों जो है वो सही है तथा कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। इस तरीके से उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न देखें जो कि कह रहा है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। अर्थात एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो इसी क्रिया के बाद में ही वह अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 11 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति देता है। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह मामला था दोस्तों भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आत्यांतिक वीटो अर्थात स्पष्टतः सहमति रोक लेने का प्रयोग किया गया था। यद्यपि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित करना का प्रयोग किया था। दोस्तों आत्यांतिक वीटो जो है वो मंत्री परिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा, इसलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 68 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है वर्ष 1986 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है अर्थात वह इस पर सहमति देना या सहमति रोकने की न तो घोषणा करता है और न ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है अर्थात पॉकेट वीटो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 69 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित
किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 111 के तहत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदनों में लौटा देगा। दोस्तों वो विधेयक जो है वो धन विधेयक के अतिरिक्त होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग ऊपर देख चुके हैं। देखते हैं 71 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ हैं। दोस्तों राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे पहले कथन में है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, उसके बाद में है दोस्तों विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना और विधेयक को रोक कर रखना, चौथा है क्षमा प्रदान करना, उसके बाद पांचवा जो है वो संसद अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, छठा है संसद को संदेश भेजना और सातवां है न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। इस प्रकार से देखना है दोस्तों कि कौन राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ है। तो दोस्तों राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों की बात करें तो वो है दोस्तों सबसे पहले देखते हैं ये दूसरा जो पॉइंट है वो है अर्थात राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना जो है वो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला जो शक्ति है वो है विधेयक को रोक करके रखना और जो अगला जो शक्ति है दोस्तों वो है संसद को संदेश भेजना अर्थात 2, उसके बाद में दोस्तों 3 और उसके बाद में 4। अर्थात ये जो कथन है ये पॉइंट है 2, 3 और 4 नहीं बल्कि यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों पॉइंट नंबर 6 अर्थात पॉइंट नंबर 6 2, 3 और 6 ये जो पॉइंट है दोस्तों वो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ हैं। इस तरीके से देखते हैं इसके ऑप्शंस को तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई अर्थात 2, 3 और 6। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक धन विधेयक के अतिरिक्त उसको राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक रखना तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में शामिल है। अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपनी स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 72 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से वो कौन सा विषय है जिस पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। वो है दोस्तों विधेयकों पर स्वीकृति देना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उस विधेयक को स्वीकृति देता है या स्वीकृति रोक लेता है। हालांकि इस संदर्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है अथवा राष्ट्रपति उस विधेयक को सदनों के पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अध्यादेश जारी करना। ये जो है वो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है अर्थात अध्यादेश जारी करना ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है विकल्प सी का संबंध राष्ट्रपति से नहीं है। दोस्तों विकल्प सी को देखें तो विकल्प सी जो है वो है संसद की बैठक स्थगित करना, ये राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है।
राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों के स्थगन का अधिकार क्रमशः सभापति, उपसभापति और स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को है। दोस्तों संसद एक अंग है। दोस्तों संसद का एक अंग होने के कारण राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर जब अपनी अनुमति देता है या अनुमति जो है दोस्तों वो विधारित करता है या विधेयकों को पुनर्विचार हेतु सदनों के पास लौटाता है, तभी वह विधायी कार्य कर रहा होता है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो संसद के सदनों से संबंधित कतिपय कार्यों को, जैसे कि संसद के सदनों का सत्र आहूत करना, संसद के सदनों का सत्रावसान करना, उसके बाद में लोकसभा को भंग करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नाम निर्देशित करना, उसके बाद विधायी प्रकृति का मान लिया जाता है और विधायी प्रकृति के अनेकानेक कार्यों में अध्यादेश द्वारा विधायन का कार्य सर्वाधिक महत्व का है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो, राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं जिस विषय पर उस समय संसद को कानून बनाने की शक्ति है। इस प्रकार विकल्प डी, विकल्प ए और बी की अपेक्षा बेहतर उत्तर है। विकल्प डी जो है वो ए और बी की अपेक्षा बेहतर उत्तर है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा भी विकल्प डी को ही मान्यता दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 74 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं। दोस्तों राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों को देखें तो वो है किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना। उसके बाद वाली जो शक्ति है दोस्तों वो है किसी विधेयक को रोक कर रखना और किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना। और अगला जो है दोस्तों वो 8वां पॉइंट जो है वो है किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार करना। अर्थात इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा जो पॉइंट है वो, और उसके बाद में छठा, सातवां और आठवां, अर्थात तीसरा, छठा, सातवां और आठवां, इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, अर्थात तीसरा, छठा, सातवां और आठवां, ये राइट आंसर होगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कतिपय निषेधाधिकार अर्थात वीटो शक्तियां प्राप्त हैं जिसका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर कर सकता है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना, निलंबन निषेधाधिकार और किसी विधेयक को अघोषित रूप से रोक कर रखना, उस अर्थात जेबी निषेधाधिकार। उसके बाद में राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 78 के तहत किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना और अनुच्छेद 74A के परंतु के अंतर्गत किसी परामर्श को मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना जैसे विषय पर भी राष्ट्रपति स्वविवेकी का प्रयोग कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी। दोस्तों वो दिए थे 123, अर्थात अनुच्छेद 123 के तहत ही राष्ट्रपति ने अपना समर्थन दिया था या अपना सहमति दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन करता है। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत ही ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन
भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, अनुच्छेद 123(2) क के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 79 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? दोस्तों बात करें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की तो दोस्तों वो है वित्त आयोग के अध्यक्ष का, और दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री का। पॉइंट नंबर 1 और 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। अर्थात इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात केवल 1 और 3 ये जो हैं वो इसकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अनुच्छेद 239 क के 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग बन गया है उसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, एक राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में सभी की नियुक्ति करता है। और इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 81 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? दोस्तों किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, बाकी सब की करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 82 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 160 में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 160 में इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। दोस्तों भारतीय संविधान जो है वो भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 84 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जिसके तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 85 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है,
संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस परामर्श को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है, संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति और अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्दशः शक्ति के रूप में उल्लेखित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 87 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का संदेश नहीं दिया है, नहीं दे दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति जो है वो एक न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बात करें दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72, तो इस अनुच्छेद 72 के तहत ही राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, उसके बाद में परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा रोक और निरंतरता, अर्थात जो 6 नंबर पॉइंट है वो और 7 नंबर पॉइंट है वो, अर्थात छठा और 7वां पॉइंट जो है वो सम्मिलित नहीं है। फिलहाल देखते हैं इसके ऑप्शंस को। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, छठा और 7वां। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने तथा उसके बाद में दोस्तों दंडादेश के निलंबन, उसके बाद में परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिनमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 90 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। दोस्तों बात करें प्राधिकार के बारे में तो वो औपचारिक या ट्यूटोरियल और विधिक, और उसके बाद में दोस्तों बात करें तो वो है संवैधानिक और नाम मात्र, अर्थात दूसरा और चौथा जो कथन है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और चौथा। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक एवं विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र है। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं। दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संघ के वित्त आयोग की सिफारिशों को, उसके बाद में लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को और नियंत्रक महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, अर्थात ये चारों पॉइंट जो है वो पटल पे रखवाएगा। ऑप्शन नंबर इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी के अनुसार संघ वित्त आयोग की सिफारिश को और उसके बाद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, अर्थात 1, 3 और 4
ये जो पॉइंट है दोस्तों उसको संसद के पटल पर रखवाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है संघीय वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशों, उसके बाद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 281, 151 ए और 338(6) के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल, जो कि मनी बिल या धन विधेयक होते हैं, उसको अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता है। अन्य तीनों विकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार है। वस्तुतः ऐसे वित्तीय बिल अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित या पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 93 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो राष्ट्रपति को है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख प्रावधान जो है वो निम्नलिखित प्रकार से है। पहला प्रावधान है दोस्तों राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। दूसरा है किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। दोस्तों संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही निहित है। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद रहे थे उनका संबंध बिहार से था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से थे और उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। वे 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 96 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वे बिहार राज्य से थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक अर्थात 1950 से 1952, 1952 से 1957 और 1957 से 1962 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, जिसमें से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे तथा 1952 एवं 57 में वे क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 98 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों भारत के चौथे राष्ट्रपति के तौर पे जाने जाते थे श्री बीबी गिरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, श्री बीबी गिरी।
इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारत के व्यक्तिगत अनुसार चौथे राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी थे, तथापि कार्यकाल के अनुसार बात करें तो उनका क्रम जो है वो राजेंद्र प्रसाद 3 बार रहे थे। उसके बाद में डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद छठा स्थान पर आता है। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो वो थे एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से जो कि अर्थात निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल की अवधि जो है वो 1977 से लेकर के 1982 ईस्वी तक थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी अभी हम लोगों ने देखा एन संजीव रेड्डी। देखते हैं इसके ऑप्शंस और डिस्क्रिप्शंस को। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात नीलम संजीव रेड्डी। आगे बढ़ते हैं और 101 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों एक तरफ है सूची 1 में जो है वो राष्ट्रपति है और दूसरे तरफ सूची 2 में जो है वो उनकी अवधि है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के कार्यकाल को सुमेलित करना है और देखते हैं दोस्तों उनके कार्यकाल को। तो सबसे पहले देखते हैं फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल को। दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल जो रहा था वो 1974 से 1977 तक रहा था अर्थात ए का मिलान हो जाएगा 2 से। उसके बाद देखते हैं दोस्तों बी में जो है वो एन संजीव रेड्डी हैं। तो एन संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल रहा था दोस्तों वो रहा था 1977 से 1982 तक अर्थात बी का मिलान हो जाएगा 3 से, यहाँ हो जाएगा 3। उसके बाद में सी की बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की कार्यकाल की बात करें तो वो था दोस्तों 1967 से 1969 तक अर्थात सी का मिलान हो जाएगा 4 से। वहीं बात करें दोस्तों डी का बीबी गिरी तो इनका कार्यकाल रहा था दोस्तों 69 से 74 तक अर्थात इसका मिलान हो जाएगा 1 से, इसका मिलान हो जाएगा 1 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, 3, 4 और 1। इस तरीके से इसके ऑप्शन को देखें तो 2, 3, 4 और 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है सूची 1 का सूची 2 के साथ सही सुमेलन जो है वो निम्न प्रकार से है। सबसे पहले बात करते हैं फखरुद्दीन अली अहमद जिनका कार्यकाल रहा था 1974 से 77, नीलम संजीव रेड्डी अर्थात एन संजीव रेड्डी 77 से 82, डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69 और बीबी गिरी 1969 से 1974 तक। आगे बढ़ते हैं 102 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है दिए गए विकल्पों में से नीलम संजीव रेड्डी ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे थे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 103 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को जो कि कह रहा है दिए गए भारतीय राष्ट्रपतियों में से नीलम संजीव रेड्डी 2 अवधियों अर्थात 17/3/1967 से लेकर के 19/7/1969 तक और दूसरा कार्यकाल उनका रहा था 26/3/1977 से लेकर के 13/7/1977 तक और इसके दौरान वे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। वे वर्ष 1977 से 1982 के मध्य में भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को 104 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारत के दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1962 से 13 मई 1967 ईस्वी तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। वे एक प्रख्यात दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे। आगे बढ़ते हैं 105 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन
ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीबी गिरी। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी, जिनका कार्यकाल था 1969 से 1974 तक, वे ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे थे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं 106 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हीं को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि पूछ रहा है, कह रहा है भारत के व्यक्ति अनुसार 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 ईस्वी तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप भारत पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 107 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। 108 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन असंगत है? दोस्तों, असंगत की बात करें तो वह है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और असंगत किस लिए है, तो देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। दोस्तों, दिए गए विकल्पों में जवाहरलाल नेहरू असंगत हैं, क्योंकि वे भारत के प्रधानमंत्री थे, जबकि प्रश्न में दिए गए अन्य विकल्प जो हैं वो राष्ट्रपति के पद पर थे। अर्थात राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण और जाकिर हुसैन, ये तीनों जो हैं वो राष्ट्रपति हैं और जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू अन्य से भिन्न हैं या असंगत हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 109 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? दोस्तों, श्रीमती प्रतिभा पाटिल के क्रम की बात करें तो वो 12वां क्रम है राष्ट्रपति के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुए थे और 25 जुलाई 2007 ईस्वी को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्तिगत अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम जो है वो 14वां था और प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरव सिंह शेखावत को पराजित किया था और वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं 110 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से लेकर के 11 मई 1962 ईस्वी तक बिहार के राज्यपाल थे। 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 जब उनकी मृत्यु हो गई थी तब तक वो भारत के राष्ट्रपति बने थे। आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं हम लोग 111 नंबर प्रश्न को। कह रहा है निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बीबी गिरी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है राष्ट्रपति बीबी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। ध्यातव्य है कि वर्ष 1969 में राष्ट्रपतीय चुनाव में बीबी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी।
जिसमें बीबी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 112 नंबर प्रश्न और राष्ट्रपति टॉपिक से पूछे जाने वाले सबसे आखिरी प्रश्न को। अर्थात इस प्रश्न के बाद हम लोग का जो ये सेशन है यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। 112 प्रश्न को हम लोग कंप्लीट कर चुकेंगे। तो देखते हैं 112 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन ल्यूटियंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडविन ल्यूटियंस। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसराय का आवास के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका नाम परिवर्तित करके सरकारी आवास अर्थात गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। 21 जून 1948 ईस्वी को सी राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने थे। दोस्तों, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं टॉपिक नंबर 16 हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं राष्ट्रपति को। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को अगले वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।